अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है, इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। होता यूँ है कि हमारे क्लिनिक में अक्सर ऐसे नौजवान लड़के जिनकी उम्रें तकरीबन 17-18 साल से लेकर 23-24 साल की उम्र तक होती हैं, गैर शादीशुदा, अक्सर तालिब इल्म भी होते हैं उनमें से। तो वो लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं और ख़ासे परेशान होते हैं और परेशानी की वजह ये होती है कि वो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है ना एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हर रात को हो जाना या हर दूसरी रात को हो जाना और उससे फिर वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर ये लड़के हमें और अलामात भी बताते हैं, जैसे जो है ना मिज़ाज के अंदर जो है वो एक चिड़चिड़ापन आ जाना, जिस्म में कमज़ोरी महसूस करना और दर्दें होना मुख्तलिफ़ तरह की जिस्म में, कभी-कभी नज़र की कमज़ोरी की भी शिकायत करते हैं और घुटनों में दर्द वग़ैरह की इस तरह की शिकायत भी करते हैं। और बेसिक जिस मसले के को वो लेके आते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी मेडिकेशन दी जाए या ऐसा हमारा इलाज किया जाए कि ये हमारा जो एहतलाम का होना है, ये हमारा रुक जाए या कम हो जाए बहुत ज़्यादा और हमें ये परेशान ना करे। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें वज़ाहत के साथ बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो मसला है ना एहतलाम का होने का, इसके इर्द-गिर्द बहुत सारी मनगढ़ंत बातें ऐसी हैं जो कि लोगों ने फैलाई हैं और उसकी वजह से जो है बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं। पहली बात तो ये समझिए कि जो इंसान के अंदर जिनसी ख़्वाहिश होती है और ज़ाहिर है कि ये जिस उम्र का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ 17 से 23 साल 24 साल की उम्र, इसमें ये अपनी पीक पे होती है। सबसे ज़्यादा पीक पे होती है लड़कों के अंदर। तो इस उम्र में अगर जिनसी ख़्वाहिश को कोई ज़रिया नहीं मिलेगा अपनी तस्कीन का, तो ज़ाहिर है कि वो फिर एहतलाम की शक्ल में वो आती है। ये जो एक फ़िनोमेना है एहतलाम का होना, ये एक नेचुरल कुदरती फ़िनोमेना है कि जिनसी ख़्वाहिश जो कि जिस्म में जो इंसान के ज़हन में होती है, उसको वो एक निकालने का एक कुदरती तरीका है, अगर दूसरे तरीके ना हों। लेकिन ये जो चीज़ है कि जी एहतलाम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना, क्या ये ज़ाते ख़ुद कोई मसला है? क्या इसमें कोई इश्यू है? अच्छा, इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि अमूमन ये जो लड़के होते हैं, ये ज़्यादातर इस कैटेगरी के होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि या तो वो शुरू से ये जो हाथ का इस्तेमाल है ये नहीं करते रहे या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं, बल्कि ज़्यादा कैटेगरी उनकी होती है, जो हाथ का इस्तेमाल माज़ी में करते रहे हैं, मुश्तज़नी जिसे कहते हैं, मास्टरबेशन और फिर उनको पता चला कि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, लोगों ने बताया उनको ऐसे, तो उन्होंने फिर वो छोड़ दी और जब छोड़ी तो उसके बाद उनको ये पता चलना शुरू हुआ कि अब तो हमें हर दूसरे दिन एहतलाम हो रहा है या इवन हर रात को भी एहतलाम हो जाता है। तो वो बड़े इस बारे में कंसर्न्ड होते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि ज़ाहिर है कि एक जिनसी ख़्वाहिश जो कि इतनी है उस उम्र में कि इंसान रोज़ाना भी जो है ना उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है। तो जब वो इतनी ज़्यादा है, तो अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं होगी, शादी भी उन्होंने नहीं की और कोई हाथ का इस्तेमाल भी वो नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है कि उसने निकलना तो है उस ख़्वाहिश ने। तो इसमें जब हम उनको ये बताते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल है, अगर आपको इवन रोज़ाना भी एहतलाम होता है तो इसमें परेशान ना हों, ये एक नेचुरल फ़िनोमेना है, ये खुदा ना ख़ास्ता कोई बीमारी की अलामत नहीं है। तो अक्सर जो नौजवान हैं ना वो इस बात को ज़हनी तौर पे कबूल नहीं करते और उसकी एक वजह ये होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो देखिए ना अलामतें भी आ रही हैं, जिस्मानी कमज़ोरी भी है और हम जो हैं वो वीक फ़ील करते हैं और ये सारा कुछ भी नज़र की कमज़ोरी वग़ैरह भी ये चीज़ें भी होती है, तो ये कैसे नॉर्मल हो गया? अच्छा, इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि एक चीज़ जो कि नौजवानों के ज़हनों में आ जाती है, वो ये है कि एहतलाम जो है वो कोई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब वो देखते हैं अपने आस-पास की इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है तो हर बंदा उनको ऐसी ही ख़बरें बता रहा होता है। तो एक तो ज़हन पे वो स्ट्रेस और वो बोझ आ जाता है कि अगर ये हो रहा है तो इससे कुछ बुरा होगा। दूसरा ये होता है कि अक्सर लोगों में बेचैनी और घबराहट वग़ैरह के कैफ़ियत या अमराज़ साथ चल रहे होते हैं। यानी बेचैनी और घबराहट और किसी हद तक डिप्रेशन भी ये बड़ा कॉमन है हमारे पॉपुलेशन के अंदर।
तो अब ये देखें कि अगर 100 में से तकरीबन 15 से 20% लोगों को एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, तो ज़ाहिर है कि जो नौजवान एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन की कैफ़ियत में होते हैं, उनमें ये कैफ़ियत मज़ीद इस तरह से बढ़ जाती है कि उनको ये लगता है कि ये एहतलाम की वजह से तो हमारा जो ताकत है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दिमाग में एक फ़ोकस बना लेता है कि चीज़, और क्योंकि वो फ़ोकस उस पे हो जाता है, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये सारी जो जिस्मानी अलामात हमें आ रही हैं, ये उसकी वजह से आ रही हैं। हालाँकि हकीकत ये है कि जो जिस्मानी अलामतें वो महसूस कर रहे होते हैं, अक्सर वो अलामात इस बात का मज़हर होती हैं कि ज़हन में पीछे कुछ एंग्ज़ायटीज़ चल रही होती हैं, जिसको फिर दिमाग जिस्मानी अलामात में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम सोमेटाइज़ेशन कहते हैं कि दिमाग जो है वो जिस्मानी अलामात के अंदर उन चीज़ों को और जिस्मानी कमज़ोरी के अंदर उन चीज़ों को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें हैं, यानी क्या सवाल अगर आप कोई बंदा ये पूछता है कि क्या एहतलाम होना हमेशा एक कुदरती अमल ही है या ये किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है? तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि बहुत ही कम लोगों में कुछ और वजूहात जो कि बीमारी की हो सकती हैं, उसकी वजह से ये इख़राज हो सकता है। वो वजूहात क्या-क्या हैं? कुछ लोगों को जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं। वो इन्फेक्शन जैसे प्रोस्टेटाइटिस, यूरेथ्राइटिस, उनमें एकदम से इख़राज हो सकता है। लेकिन उन इन्फेक्शंस में फिर इतनी तकलीफ़ होती है बंदे को, इतना दर्द और तबीयत ख़राब होती है कि बंदे को पता चल जाता है कि ये मुझे बीमारी है, मसला है, और वो डॉक्टर भी ज़ाहिर है फ़ौरन पहचान जाता है कि बीमारी है, और उसका फिर वो प्रॉपरली इलाज करते हैं। इसी तरह से इंतहाई कम लोगों में कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन और इस तरह के हार्मोन्स बड़ी तादाद में सिक्रीट करते हैं। उन लोगों में भी ये सिम्पटम आ सकता है, लेकिन ये इतने कम रेशो है ऐसे पेशेंट्स की कि अगर हम 100 मरीज़ देखेंगे तो शायद उनमें से एक मरीज़ भी ऐसा ना हो जो इस बीमारी की कैटेगरी में फ़ॉल करता हो। ज़्यादातर जो लड़के होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता, और उनको ये चीज़ जो है ना वो परेशान कर रही होती है। तो मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में समझाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस बात को समझें कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें आपके जिस्म के लिए कोई परमानेंट ख़तरा इस तरह का नहीं है। दूसरी बात, जो आप अलामात महसूस कर रहे हैं, अलामात वो असल हैं, लेकिन वजूहात उनकी साइकोलॉजिकल हैं, और इन चीज़ों को आप बजाय एहतलाम को कम करने की कोशिश करने के, जो कि आप समझ लें कि एक नेचुरल चीज़ को आप अननेचुरल तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो उसकी बजाय अगर आप अपना ध्यान मुस्बित तरफ लगाएं, जैसे एक्सरसाइज करने में आप अपना ध्यान लगाएं, और आप अपने दिमाग को परेशान करना छोड़ दें कि मुझे इतना इत्लाम क्यों हो रहा है, मुझे क्यों ये मसला हो रहा है। अपने दिमाग को और अपने जिस्म को इजाज़त दें कि अगर होता है तो होने दें। तो आप यकीन करें कि इससे आपकी जो जिस्मानी अलामात हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़ुद ब ख़ुद बेहतरी की तरफ जाएँगी। लेकिन अगर उसके साथ आप ये भी महसूस करते हैं कि मुझे घबराहट, बेचैनी रह रही है, मुझे परेशानी वाली सोचें परेशान कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको बेचैनी, घबराहट के प्रॉब्लम साथ चल रहे हैं, या उदासी, मायूसी रह रही है। तो उस सूरत में मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि फिर उस कैफ़ियत का प्रॉपर और अच्छा इलाज होना चाहिए। तो उससे ये मसाइल ख़ुद ब ख़ुद जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें नौजवान ये चाह रहे होते हैं कि नहीं जी नहीं, हमें तो हर सूरत में जो है वो इस मसले का इलाज चाहिए। मैं एक बात जो कि आपको वैसे मालूमात की हद तक बता देता हूँ कि इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं। बेसिकली ये तो सब डॉक्टर्स जानते हैं कि ये नॉर्मल जिनसी ख्वाहिश के ज़्यादा होने की वजह से, जो कि इस उम्र में होती है, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो अब उसको कम करने के लिए कुछ अद्वियात, और उसमें जो ख़ास तौर पर ये है कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स जिसमें एसएसआरआईज़ सर-ए-फ़हरिस्त हैं, सर्ट्रालिन, paroxetine, फ्लॉक्सीटिन वग़ैरह। इनका काम क्या है? इनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि ख़ास तौर पर ज़्यादा मिक़दार के अंदर ये जो है नॉर्मल जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको वक़्ती तौर पर कम कर देते हैं। तो होता क्या है कि अक्सर डॉक्टर्स इनको वो एडवाइस कर देते हैं। वो जब ये बच्चे लेते हैं तो ज़ाहिर है कि वो ख्वाहिश के अंदर कमी आ जाती है। जब ख्वाहिश में ही कमी आ जाएगी तो ज़ाहिर है कि फिर वो एहतलाम में भी कमी आ जाएगी। तो उसमें लड़के जो है मुतमिन हो जाते हैं थोड़े कि जी हमारा मसला जो है वो बेहतर हो गया है। लेकिन अगरचे मतलब अगर तो मिसाल के तौर पर आपको हर सूरत में ही लेना हो, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि जो आप दवाई ले रहे हैं, क्या उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में भी डॉक्टर आपको बताए।
और फिर उसके मुताबिक आपको ट्रीट करे, तो फिर जो है ना ये आप अगर लेना चाहें फिर भी मेरा तो मशवरा है कि ना लें। लेकिन अगर फिर भी लेना चाहें तो चलें, वक़्ती तौर पर आपकी तसल्ली के लिए वो हो सकता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बग़ैर समझाए ये अद्वियात देता है, वो एक्सप्लेन ही नहीं करता कि ये अब नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है चीज़, और वो आपको दवाई पे रखता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे इस वीडियो का मकसद मेनली आप में ये शऊर बेदार करना है कि इस चीज़ को समझें कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फ़िज़ियोलॉजिकल कैफ़ियत है। अच्छा, इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं, मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी जिसमें लोग कहते हैं जी कि महीने में 2-3 दफ़ा हो तो नॉर्मल है, ज़्यादा हो तो एबनॉर्मल है। हकीकत ये है कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है इंटरनेशनल जो कि ये कहती हो कि जी इतनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो ये एहतलाम एबनॉर्मल हो जाएगा और इतनी हो जाएगी तो ये नॉर्मल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदे की जिनसी ख्वाहिश मुख्तलिफ़ उम्र के अदवार में मुख्तलिफ़ होती है। और दूसरी बात ये कि इसका बड़ा इन्हसार इस बात पर है कि क्या आप कोई और जिनसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, अज़दवाजी तल्लुकात भी आप नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है उस ख्वाहिश में कहीं न कहीं निकलना है। तो ये बात समझना ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसा बंदा ये गुमराह करने की कोशिश करे कि जी ये तो बहुत बड़ा मसला है, तो आपने उससे धोखा नहीं खाना और खामख़ा अपने जिस्म पे दवाइयों के तजुर्बात नहीं करवाने। तो ये मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई ख़ास बात, किसी ख़ास टॉपिक के बारे में वीडियो आप देखना चाहें तो मुझे बताते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।